हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके इंग्लिश बुक का प्रोज 4 जो कि कहानी का शीर्षक है व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स और इसके रचयिता हैं, इसके लेखक हैं सत्यजीत रे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को आज करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देरी से हम आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स हैज़ बीन रिटन बाय। मतलब कि ये जो कहानी है जिसका नाम है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये लिखी गई है किसके द्वारा। और ये प्रश्न 2019 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप जान रहे हैं, सत्यजीत रे। ठीक है, ये एक फिल्म निर्देशक और फिल्म के निर्माता भी रह चुके हैं। भारतीय फिल्म में ये काम करते हैं निर्देशक के तौर पे। अगला प्रश्न है सत्यजीत रे वाज बॉर्न ऑन। सत्यजीत रे का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर है मई 2, 1921 ईस्वी। मतलब 2 मई 1921 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है फॉर विच टैलेंट सत्यजीत रे अर्न इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। किस टैलेंट के लिए, किस हुनर के लिए सत्यजीत रे को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली? तो इसका उत्तर है टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। फिल्म निर्माण और निर्देशन में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। अगला प्रश्न है विच फिल्म्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय सत्यजीत रॉय। सत्यजीत रॉय के द्वारा बनाए गए कौन कौन से फिल्में थीं? तो इसका उत्तर है पाथर पंचली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। ये सारे फिल्मों के नाम हैं जिनको इन्होंने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, एक बार फिर से नाम मैं बता दूं, पाथर पंचली, ठीक है, अपराजितो, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी। ध्यान दीजिए, खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी है, बुक में यही लिखा हुआ है, आप खिलाड़ी नहीं लिखेंगे इसे। अगला प्रश्न है इन विच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत रे वॉन अवार्ड्स। किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सत्यजीत रॉय ने अवार्ड्स जीते हैं? तो उत्तर है वेनिस के फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने जीता है, केन्स के फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने जीता है और बर्लिन के भी फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने अवार्ड्स जीते हैं। अगला प्रश्न है रे यूज्ड टू कंपोज डैश फॉर हिज ओन फिल्म। सत्यजीत रे, यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखा है, सत्यजीत रे है। सत्यजीत रे अपने फिल्मों के लिए क्या कंपोज किया करते थे? मतलब किस चीज़ की रचना अपने फिल्मों के लिए किया करते थे? तो उत्तर है म्यूज़िक। म्यूज़िक की रचना उन्होंने अपने फिल्मों के लिए की थी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है विच यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन सत्यजीत रे एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री। किस यूनिवर्सिटी ने सत्यजीत रे को सम्माननीय डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा था? एन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। और ये एक ऐसा सम्मान था जो कि बहुत कम लोगों को ये मिला है और सत्यजीत रे को ये सम्मान मिला था। किस यूनिवर्सिटी ने सत्यजीत रे को ये सम्मान प्रस्तुत किया था? तो उत्तर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि विश्व की मशहूर और जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ में एक है। अगला प्रश्न है द प्रेजेंट स्टोरी व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स इज़ टेकन फ्रॉम विच बुक। ये जो कहानी है जिसका शीर्षक है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये किस किताब से ली गई थी? कहानी पढ़ाते समय मैंने इसके बारे में बताया था कि ये फिल्म जो है, मतलब ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, वो कहानी जो है मतलब एक कहानी नहीं है, ये एक बुक का एक हिस्सा है। और ये बुक लिखी है सत्यजीत रॉय ने और बुक का नाम है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। मतलब इस फिल्म में उन्होंने हमारी देश की निर्माण की जाने वाली फिल्में और विदेश की जो फिल्में हैं उनका कंपैरिजन किया था। तो उन्हीं बुक का नाम था आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स और उसी पर ये काम किया गया है। अगला प्रश्न है इन दिस लेसन द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ डैश फिल्म्स। इस कहानी में लेखक भारतीय फिल्मों को डैश फिल्मों से तुलना करते हैं। किससे तुलना की है? तो वेस्टर्न फिल्म, मतलब पाश्चात्य फिल्मों से जो है
मतलब पश्चिमी देशों की फिल्मों से भारतीय फिल्मों की उन्होंने तुलना की है। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ नरेटर्स टाइम? लेखक के समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या था जो कि बहुत तेज़ी से विकास हुआ? वो था डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा का विकास। लेखक के समय होने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना यही थी कि सिनेमा का विकास बहुत तेज़ी से भारत में हो रहा था। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन? लेखक के अनुसार कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी भी तरह के कलाकृति, किसी भी तरह के स्वरूप, क्रिएटिवनेस मतलब संरचनात्मकता के लिए कौन ऐसी चीज़ है जो सम्मान प्रस्तुत करती है? तो यहाँ पर उत्तर होगा सिनेमा में ही किसी भी तरह के जो है कला को सम्मान दिया जाता है, चाहे हम बात करें आर्ट्स की, चाहे बात करें डांसिंग की, चाहे बात करें सिंगिंग की, चाहे बात करें एक्टिंग की, चाहे बात करें आर्किटेक्चर की, म्यूज़िक की, एनालॉजी की, किसी भी तरह की हर एक चीज़ को भारतीय फिल्मों में जगह दी गई है। अगला प्रश्न है, द सिनेमा डैश इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोइट्री, म्यूज़िक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड ए होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर। यहाँ पर कहते हैं कि सिनेमा जो है कई तरह के मापदंडों को अपने साथ लेकर चलती है और अपने में जगह देती है, जैसे कि कविता, कथन और फिर संगीत है, म्यूज़िक है, पेंटिंग की बात करते हैं, कलाकृति को वो जगह देती है, ड्रामा को जगह देती है, भवन निर्माण शिल्प कला को जगह देती है और भी कई सारी छोटी बड़ी चीज़ों को वो जगह देती है। तो यहाँ पर कंबाइंस यहाँ पर भरा जाएगा, द सिनेमा कंबाइंस मतलब सिनेमा जोड़ती है, ठीक है, सिनेमा जो है एक साथ इसे जोड़ती है। अगला प्रश्न है, सिनेमा कंबाइंस द डैश ऑफ साइंस। सिनेमा में साइंस का डैश है, तो साइंस का क्या है? कोल्ड लॉजिक, मतलब कि साइंस की जो है जो ठंडी पड़ चुकी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल अब नहीं किया जाना चाहिए, जो अब पुरानी ओल्ड फैशन चीज़ें हो गई हैं, उसका इस्तेमाल अब भी किया जा रहा है, तो ये कोल्ड लॉजिक की बात की जाती है। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड इंडिया टेक अप सरप्राइजिंगली अर्ली? कौन सी चीज़ है जिसको भारत ने बहुत पहले ही शुरू कर दिया? तो ये है फिल्म प्रोडक्शन, ठीक है। अगला है, द फर्स्ट शॉट वाज प्रोड्यूस्ड इन, मतलब पहला जो शॉट था, मतलब एक छोटा सा जो हिस्सा होता है फिल्म का, वो कब प्रोड्यूस किया गया? तो ये था 1907 ईस्वी, मतलब अभी से आप कह सकते हैं कि 113 वर्ष पूर्व जो है पहला शॉट प्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, द फर्स्ट फीचर फिल्म इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड इन, मतलब भारत में पहला जो फीचर फिल्म बना था, मतलब एक छोटी सी फिल्म जो बनकर तैयार हुई थी, ये कब की गई थी? तो इसका उत्तर है 1913। और ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न 2019 में भी आया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाय द 20s फिल्म हैड रीच्ड द डैश ऑफ बिग बिजनेस। 20वीं सदी तक जो है फिल्म जो है पहुंच चुकी है बड़े बिजनेस के डैश पर। तो यहाँ पर है स्टेटस, मतलब कि स्तर पर, बड़े बिजनेस के स्तर पर हमारी फिल्में पहुँच चुकी है। यहाँ पर फिल्म बड़ी तरह से बिजनेस करती है, लाखों करोड़ों में पैसे कमाती है और लगाती भी है फिल्म निर्माण में। अगला प्रश्न है, द फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ क्वांटिटेटिवली डैश ओनली टू हॉलीवुड। भारत में फिल्म प्रोडक्शन जो है ये हॉलीवुड की तुलना में कौन से स्थान पर है? तो उत्तर है सेकंड, द्वितीय स्थान पर हॉलीवुड पहले नंबर पर आता है और बॉलीवुड मतलब इंडियन फिल्म्स जो हैं वो सेकंड नंबर पर आती हैं फिल्म प्रोडक्शन के मामले में। ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रोडक्शन की बात की जा रही है, क्वालिटी की बात नहीं की जा रही है। अगला प्रश्न है, वाई आवर फिल्म्स नॉट शोन डैश। हमारी फिल्में डैश में क्यों नहीं दिखाई जाती? कहाँ क्यों नहीं दिखाई जाती हैं? तो एब्रॉड में, विदेशों में। हमारी फिल्में विदेशों में क्यों नहीं दिखाई जाती? ये प्रश्न है लेखक का। अगला प्रश्न है, नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू डैश। कोई संदेह नहीं है कि ये जो परिपक्वता की कमी है हमारी फिल्मों में, इसके लिए बहुत सारे डैश हो सकते हैं।
तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सेवरल फैक्टर्स हैं, ठीक है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं हमारी इस परिपक्वता में कमी के लिए। हमारे जो फिल्म निर्माण में जो कला है इसमें अभी भी कमी है, इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, द टेक्नीशियंस विल डैश द टूल्स। टेक्नीशियन मतलब तकनीकी लोग औजारों को डैश करेंगे, क्या करेंगे? ब्लेम करेंगे, आरोपित करेंगे। मतलब वो औजार पर आरोप लगाएंगे कि औजार ही सही नहीं है इसीलिए काम नहीं हो रहा है। वो कहते हैं ना कहावत, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। मतलब कि जो काम उन्हें उस औजार से करना नहीं आता वो औजार ही गलत है, वो काम करने का टैलेंट गलत नहीं है, औजार ही गलत हो जाता है। तो वही है, टेक्नीशियन विल ब्लेम द टूल्स। अगला है, इंडियन म्यूज़िक इज़ डैश इन नेचर। भारतीय संगीत प्रकृति में डैश है। तो कैसा है भारतीय संगीत? तो उत्तर है लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल, मतलब कि बहुत ज़्यादा विस्तृत है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैलाव हो रहा है। अगला प्रश्न है, द एनालॉजी विथ म्यूज़िक डैश इन आवर केस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एनालॉजी को भी सवाल में आपसे अगर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, हो सकता है तो ये एनालॉजी की जगह पर भी खाली स्थान दे सकता है और पूछ सकता है कि द डैश विथ म्यूज़िक फेल्ड इन आवर केस। तो एनालॉजी आप भरेंगे और यहाँ अगर ऐसे पूछेगा तो यहाँ पर आप फेल्ड भरेंगे, ठीक है। मतलब कि भारत के में संगीत के साथ जो हमारी प्रतिस्पर्धा है, हमारे संगीत का जो फिल्म में उसे लगाने की क्रिया है ये फेल कर जाती है। मतलब उसके साथ जो हमारा सामंजस्य है फिल्म में वो फेल कर जाता है, मतलब उसे सही से हम अप्लाई नहीं कर पाते फिल्म में। अगला प्रश्न है, ऑफन बाय ए क्विर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग डैश वाज इक्वेटेड विथ एक्शन एंड एक्शन विथ मेलोड्रामा। मतलब कि हमारे बहुत सारे कारणों के कारण जो है, मतलब हमारे बहुत सारे कारणों की प्रक्रिया के कारण डैश वाज एडिक्वेट, मतलब कि यहाँ भराया गया है मूवमेंट। मतलब कि मूवमेंट मतलब क्रियाएं, गतिशीलता। गतिशीलता जो है वो पर्याप्त होती हैं एक्शन के लिए, मतलब किसी तरह के क्रियाकलाप के लिए, और क्रियाकलाप से जो है हम लोग आगे मेलोड्रामा मतलब मेलोडियस ड्रामा, ठीक है। मेलोड्रामा जो है मेलोडियस ड्रामा को कहते हैं, मतलब जिसमें संगीत भी हो और ड्रामा भी हो, इस चीज़ों को आपस में संकलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, द स्टोरी हैव बीन रिटन डैश ऑन हॉलीवुड सक्सेस। तो हमारी जो स्टोरीज़ हैं फिल्मों की वो लिखी जाती हैं डैश ऑन हॉलीवुड सक्सेस, हॉलीवुड के सक्सेस पर। तो बेस्ड ऑन मतलब आधारित होती हैं, हमारी जो फिल्में होती हैं वो आधारित होती हैं हॉलीवुड के सक्सेसफुल फिल्मों पर। मतलब उसी की कहानी को हम चोरी करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं और उससे हम अपनी फिल्मों में दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, इट शुड बी रियलाइज्ड, इस चीज़ का अनुभव होना चाहिए, दैट, यहाँ पर द में ई छूट गया है, आप इसे लिखेंगे दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज़ अ बैड डैश। इसका आभास होना चाहिए, इसका अनुभव होना चाहिए कि लगभग अमेरिकन फिल्म्स जो हैं वो हमारे लिए एक बुरा डैश हैं। तो बुरा प्रारूप है, मॉडल यहाँ भराया जाएगा, मतलब कि एक बुरा मॉडल हो जाती हैं हमारे समाज के लिए, क्योंकि अमेरिका का कल्चर और इंडिया का कल्चर बिल्कुल आसमान ज़मीन का अंतर है। अगर वहाँ के कल्चर को हम अपनी मूवी में दिखाएंगे तो यहाँ का कल्चर बिगड़ जाएगा, है ना। आगे कहते हैं, द लाइफस्टाइल शोन इन अमेरिकन फिल्म्स इज़ कंपैरेटिवली डिफरेंट फ्रॉम डैश। अमेरिकन फिल्मों में दिखाया जाने वाली जीवन शैली, मतलब वहाँ पर जो लोगों के रहन सहन का तरीका है, जो जीवन शैली है, वह तुलनात्मक रूप से जो है या फिर पूरी तरह से आप कहें डैश से अलग है। तो किससे अलग है? द इंडियन लाइफस्टाइल, मतलब भारतीय रहन सहन से पूरी तरह से अलग है। अगला है, आफ्टर ऑल वी डू डैश द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। आफ्टर ऑल मतलब वस्तुतः हम डैश करते हैं, मतलब कि हम रखते हैं, यहाँ पॉसेस भराया जाएगा कि हम धारण करते हैं, हम रखते हैं प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, मतलब फिल्म निर्माण के प्रारंभिक वस्तुओं को, मतलब जिससे पुराने समय में फिल्म निर्माण किया जाता था, जिन वस्तुओं के, जिन औजारों की सहायता से, वो हम आज भी उपयोग करते हैं, इसीलिए हमारी फिल्में अच्छी नहीं बनती। अगला प्रश्न है, व्हाट आवर सिनेमा नीड्स अबाउट एवरीथिंग एल्स इज़ ए स्टाइल, एन इडियम,
a sort of dash of cinema which should be uniquely and recognizably Indian. ये प्रश्न 2018 में आया हुआ है, इसे अच्छे से समझेंगे कि आज हमारी फिल्मों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ को त्याग कर अगर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक स्टाइल की, एक अच्छा पहचान होना चाहिए, एंड इडियम्स मतलब कि लोगों से मतलब जुड़ने का एक तरीके की, ए सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी, यहाँ आइकोनोग्राफी भरा जाएगा ऑफ सिनेमा, मतलब एक सिनेमा के रूप में एक आइकन बनने की, एक पहचान बनने की, जो कि ये होना चाहिए, और विच शुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नेबली इंडियन, जो कि एक विशिष्ट हो और साथ ही साथ पूर्णतः भारतीय हो, भारतीय आधार पर आधारित जो है हमारी फिल्में होनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगला है द डैश ऑफ आवर फिल्म्स आर रेप्लीट विजुअल डिसोनेंस। तो हमारी डैश जो फिल्में हैं वो विजुअल डिसोनेंस मतलब कि पिक्चर के साथ साथ जो है अस्थिरता दिखाती है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी भराया गया है कि हमारी वस्तुतः बहुत सारी फिल्में जो हैं, अधिकतर फिल्में, उसमें विजुअल डिसोनेंस मतलब कि अस्थिरता नज़र आती है। अगला प्रश्न है बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड डैश। यहाँ स्टिर में भी आप देख लीजिए, यहाँ दो जगह भरने वाले हो सकते हैं कि स्टिर को हटा दिया जा सकता है या फिर लास्ट में इनकन्सिस्टेंसीज़ को हटाया जा सकता है। ठीक है, मतलब भारतीय फिल्में जो हैं वो स्थिर होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए और उसमें सारी परिस्थितियाँ क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह से आप स्टिर को और इनकन्सिस्टेंसी को दोनों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है IPTAs, धरती के लाल। IPTA एक प्रोडक्शन यूनिट का नाम है और उसके जो मूवी थी जिसका नाम था धरती के लाल, एंड शंकर्स कल्पना, और शंकर एक निर्देशक थे, उनकी मूवी थी कल्पना, आर द टू फिल्म्स, ये दो फिल्में हैं, हुज स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन हैज़ प्लीज द डैश, जिसके प्रोडक्शन की तरीके ने डैश को खुश किया। किसको खुश किया? तो ऑथर या नरेटर या फिर सत्यजीत रॉय, आप ये तीनों में से कुछ भी दे सकते हैं, कि लेखक को खुश किया। इन दोनों फिल्मों के जो तरीके थे प्रोडक्शन के, उससे लेखक खुश हुए। अगला प्रश्न है देयर डैश आर ग्लिम्स ऑफ एन इनलाइटेंड अप्रोच और इन ए हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म्स, मतलब कि देयर के साथ यहाँ पर भर्व को भरना है, हैव बीन यहाँ पर भरा जाएगा कि यहाँ कुछ चमक हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि कुछ मुट्ठी भर फिल्मों में हैं। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि कुछ ऐसे प्रयास किए गए हैं जिससे कि कुछ मुट्ठी भर फिल्में ही आगे उभर कर आ सकी हैं और उसमें जो है कुछ चमक अलग देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज़ डैश इटसेल्फ। फिल्म का, सिनेमा का जो रॉ मटेरियल है, मतलब उसकी जो कहानी है वो मूलतः जीवन ही है। लाइफ यहाँ भरा जाएगा कि जीवन ही है जिससे कि फ़िल्म की कहानी प्रेरित होकर निकल सकती है, उसी से हमको फिल्म की कहानी निकालनी चाहिए। अगला है हु हैज़ ओनली टू कीप हिज आइज़ ओपन, किसे अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए? तो उत्तर है फिल्म मेकर्स को, फिल्म निर्माताओं को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और समाज में होने वाली घटनाओं को, उससे विषय को निकाल करके जो है इन्हें फिल्मों की रचना करनी चाहिए, जिससे कि ये अधिकतर लोगों तक पहुंच सकें, लोगों का इंटरेस्ट जगा सकें। तो बच्चों, आज की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ समाप्त होती हैं। उम्मीद है आपको ये सारी समझ में आई होंगी। अगर दिक्कत हो तो आप ऑब्जेक्टिव में मुझसे बात करें, मैं उसके और सॉल्यूशंस आपको उपलब्ध कराऊँगा। कल मैं प्रयास करूंगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्रदान करने के, जिससे कि आपका सिलेबस थोड़ा और आगे बढ़ सके। तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि ये चैनल बिहार के हर बच्चे को जिसकी पढ़ाई बाधित हो रही है उसे पूरा करने में उसकी सहायता कर सके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।